हाँ तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9th, ये फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का मिलाकर के एक क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है कि ये एक कंटेनर है विच इज फिल्ड विद वाटर, और ये एक टेस्ट ट्यूब है जो कि इस तरह की पोजीशन में रखी हुई है। और इनिशियली हमें दिया हुआ है कि जो एयर है यहां पर, वो एयर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है कितना, 3.3 सेंटीमीटर क्यूब, एंड द एयर प्रेशर हियर इज 10⁵ पास्कल। और ये जो है वो इस क्लोज्ड कंटेनर का जो लिड है उसको क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, मतलब कि ऊपर जाने की इसकी टेंडेंसी है, वो लिड की वजह से, ढक्कन की वजह से रुका हुआ है ना। तो उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि हमने इस कंटेनर को स्क्वीज किया। ठीक है, कंटेनर को स्क्वीज किया तो क्या होता है, ये जस्ट जो है वो सिंक करने लगता है या जस्ट फ्लोट करने लगता है। कहने का मतलब क्या है, यहां से कांटेक्ट छूट जाता है ना। तो देखो बच्चों, अभी क्या हो रहा होगा, अभी अगर मैं ये ट्यूब और इसके अंदर जो एयर है उसको एक सिस्टम मानूं, तो उसकी डेंसिटी, अभी उसकी एवरेज डेंसिटी जो है वो पानी की डेंसिटी से कम होगी। और क्योंकि उसकी एवरेज डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, तो वो वॉल को हिट कर रही है। जैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज डेंसिटी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी कितना, मास, मेरा सिस्टम क्या है, ट्यूब और उसके अंदर एयर, तो मास ऑफ ट्यूब प्लस एयर लिखेंगे तो वो तो 5 ग्राम ही आएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एयर ऑक्यूपाई कर रही है 3.3 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस इस ट्यूब का भी कुछ वॉल्यूम है ना। हमें थिक ट्यूब दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालें, मास अपॉन डेंसिटी 5/2.5, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 डिवाइडेड बाय 5.5। ये जो वैल्यू है ये 1 ग्राम पर सीसी से कम आ रही है ना। तो इसकी टेंडेंसी ऊपर हिट करने की है। अब क्या है, जब हम इसको स्क्वीज करेंगे तो यहां से ये जस्ट सिंक करने लगती है या जस्ट फ्लोट करने लगती है। तो इसका मतलब क्या है, उस समय पर जब ये जस्ट सिंक या फ्लोट करने लगती है, उस समय पर इसकी एवरेज डेंसिटी जस्ट पानी की डेंसिटी के बराबर हो गई है। मतलब कितनी हो गई है, 1 ग्राम पर सीसी। तो हम इक्वेट कर देते हैं इसको, 1 ग्राम पर सीसी इज फाइनल डेंसिटी, मास इज 5 ग्राम, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। किस किस का वॉल्यूम, इस ट्यूब का वॉल्यूम, वो तो 2 सेंटीमीटर क्यूब है, प्लस जो एयर का अब वॉल्यूम हो गया है उसको आप वी डैश मान लीजिए। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा, वी डैश इज इक्वल टू कितना, 3 सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम था 3.3, अब वॉल्यूम हो गया है 3, तो वॉल्यूम में कितना कमी आया, इनके हिसाब से इन्होंने डेल्टा वी, जैसे जो 10th क्वेश्चन है उसमें किसकी वैल्यू पूछी हुई है, डेल्टा वी की वैल्यू पूछी हुई है। तो डेल्टा वी आपके पास आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और हमारे मेमोरी रिटेंशन के हिसाब से अगर 10 डेल्टा वी की वैल्यू पूछी हुई होगी तो वो 3 आ जाएगी। अगर डेल्टा वी सिर्फ पूछा है तो 0.3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है फाइनल प्रेशर ऑफ गैस जो है वो क्या होगा, और अज्यूम टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन हम लगा दें, P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। तो आपके पास इनिशियल प्रेशर है 10⁵ पास्कल, इनिशियल वॉल्यूम इज 3.3, फाइनल प्रेशर हमें पता लगाना है, फाइनल वॉल्यूम हो जाता है 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी कितना, 1.1 इंटू 10⁵ पास्कल। आपको पता लगाना है चेंज इन प्रेशर कितना हुआ, तो चेंज इन प्रेशर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1 इंटू 10⁵ पास्कल, या इसको हम लिख सकते हैं 10
इंटू 10⁻³ पास्कल, है ना। x इंटू 10⁻³ पास्कल, x इज 10। अच्छा बच्चों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। नेट फोर्स और नेट टॉर्क को जीरो करेंगे तो हमें सारे ऑप्शंस के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो टेंशन फोर्स लगेगा 45 डिग्री एंगल पे, उसके हम कंपोनेंट्स कर लें तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आता है T/√2। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ आ जाएगा टेंशन का कंपोनेंट कितना, T/√2। और वेट वो रॉड के सेंटर पे हम अप्लाई कर देंगे W, और ये इस रिस्ट्रिंग में टेंशन जो कि अल्फा W के बराबर ही होगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा अल्फा W। तो मैंने रॉड को सिस्टम मानते हुए फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। हिंज भी कुछ फोर्स लगाएगा यहां पर। इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करने के लिए हिंज फोर्स का एक कंपोनेंट राइट की तरफ आएगा, उसको हम Fx मान लेते हैं। एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं Fy। ऑप्शंस की तरफ अगर हम क्विकली नजर डालें तो देखो क्या दिया हुआ है। रोप विल ब्रेक इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 3/2, अल्फा इक्वल टू 1 पर हिंज रिएक्शन इतना होगा। ये सारी चीजें दी हुई है और साथ में हमें दिया हुआ है कि मैक्सिमम टेंशन जो स्ट्रिंग सस्टेन कर सकती है वो है 2√2W। तो हम क्या करें, पहले तो इस हिंज के अबाउट टॉर्क बैलेंस आप कर दीजिए। टॉर्क बैलेंसिंग अगर आप हिंज के अबाउट करोगे तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द रॉड का टॉर्क आएगा W मल्टीप्लाइड बाई L, ये होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अल्फा W का भी टॉर्क आएगा, वेट ऑफ द रॉड का टॉर्क आएगा WL/2। अल्फा W का टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा तो वो हो जाएगा अल्फा W मल्टीप्लाइड बाई L, और ये T/√2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो माइनस T/√2 मल्टीप्लाइड बाई L। दिस शुड बी 0। ठीक है, तो यहां से हमारे पास टेंशन की वैल्यू पता चल जाएगी। बेसिकली T/√2 ये पता चल जाएगा कितना, W इंटू 1/2 प्लस अल्फा। ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा। अब इसके बेसिस पर क्या है, देखिए ये बोल रहे हैं रोप विल ब्रेक इफ अल्फा इज मोर देन 3/2। अल्फा अगर 3/2 से बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा बेटे, अल्फा की वैल्यू जब हम 3/2 रखते हैं, 3/2 प्लस 1/2 ये हो गया 2W। तो फॉर अल्फा इक्वल टू 3/2 जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताती है वो क्या बताती है, टेंशन हो जाएगा कितना, 2√2 टाइम्स W। मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। तो ऑफ कोर्स अल्फा से 3/2 ज्यादा होने पर रोप विल ब्रेक। अल्फा की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स इतना आ जाएगा, वो देख लेते हैं। देखो अगर अल्फा 1 हो जाता है, फॉर अल्फा इक्वल टू 1 टेंशन की वैल्यू हमें पता चल जाएगा क्या, 3/2 इंटू W मल्टीप्लाइड बाई √2। ये ऐसी टेंशन फोर्स की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। कब, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स है उसको आप कैसे लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स हो जाएगा T/√2, सो दैट इज 3W/2। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ए इज करेक्ट, बी इज ऑल्सो करेक्ट, और बी करेक्ट है तो सी गलत हो ही जाएगा। उसके बाद क्या है, अल्फा अगर 1 है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एट हिंज कितना होगा। देखो इसमें अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करोगे तो वो अल्फा के इंडिपेंडेंट ही आ जाएगा, है ना। फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फा इट विल कम आउट टू बी W/2। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दीजिए तो उससे आपको क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स भी आ जाएगा, है ना। T/√2 की वैल्यू आई है W 1/2 प्लस अल्फा, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स कितना आ जाएगा,
वो आ जाएगा अल्फा इंटू डब्ल्यू माइनस दिस वैल्यू कितना, T/√2। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो W अल्फा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारी अज्यूम्ड डायरेक्शन के हिसाब से वो आ जाएगा कितना, W/2 के बराबर वो वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसको आप बेसिकली मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मान लिया है, इस वजह से नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन इंडिकेट करेगी कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो वो अल्फा के इंडिपेंडेंट ही आ गया, तो W/2 ही उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है ना। और इसमें आपको पूछा हुआ है E×B/μ0 जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसकी डायमेंशंस क्या होंगी। देखो दिस इज अ वेरी फेमस वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर के जैसी इसकी डायमेंशंस होंगी। और पॉइंटिंग वेक्टर की डायमेंशंस क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी के जैसी उसकी डायमेंशंस होती हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर E×B/μ0 अगर आप लिखते हैं तो वो आता है कितना, वॉट पर मीटर स्क्वायर के बराबर वो आएगा। इट विल बी सेम एज दैट ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉट पर मीटर स्क्वायर और इंटेंसिटी। अब ऑप्शंस को जब आप देखोगे तो वॉट इज पावर, मीटर स्क्वायर इज एरिया, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। ये ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम गलत हो जाएगा, वो एनर्जी डेंसिटी का है। और बाकी ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो फोर्स अपॉन लेंथ इनटू टाइम, इस ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये भी आपके पास क्या लिखा हुआ है, वॉट पर मीटर स्क्वायर ही लिखा हुआ है। आप इसको डी ऑप्शन को फोर्स इनटू लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड एक बार कर दो, तो फोर्स इनटू लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो एनर्जी वाला ही हो जाएगा। एनर्जी अपॉन टाइम इज वॉट, और एल स्क्वायर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एरिया के जैसा ही है। तो उस हिसाब से डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ज इनटू करंट तो ऑफ कोर्स गलत होगा, है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि इस डायमेंशनल फॉर्मूला में तो कहीं चार्ज आ ही नहीं रहा है, वन ऑफ द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये गलत है। ये भी गलत है ना, इसमें कहीं एक टाइम वाली टर्म मिसिंग है। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन जो है वो ऑर्गन पाइप्स और डॉपलर इफेक्ट का मिला करके क्वेश्चन है। हमें दिया गया है एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है f0। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0 है तो बाकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगी इसकी, वो हो जाएंगी 3f0, 5f0 एंड सो ऑन। बेसिकली इन जनरल हम उनको क्या लिख सकते हैं, 2n+1 टाइम्स f0, f0 का ऑड मल्टीपल n = 0, 1, 2, 3। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक सोर्स ऑफ साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी है fs और वो u स्पीड से अप्रोच कर रहा है इस ऑर्गन पाइप को, और साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रेवल कर रही हैं, उनकी वेलोसिटी हमें दी गई है v, है ना। अब देखो क्या है, ये सोर्स है, ऑर्गन पाइप हमारा ऑब्जर्वर हो जाएगा, तो और हम डॉपलर इफेक्ट पता लगा करके फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑर्गन पाइप क्या होगी वो हम कैलकुलेट करें। और इसमें इन दोनों के बीच के रेजोनेंस की बात की गई है। तो रेजोनेंस होने के लिए क्या है, जो ऑर्गन पाइप फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वो वन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा पहले वो लिख लेते हैं अपन। फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑर्गन पाइप ये हो जाएगी, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, सोर्स इज मूविंग, तो V/V - U मल्टीप्लाइड बाई Fs, ये ऐसा आ जाएगा। और ये मैच करना चाहिए किससे, ऑर्गन पाइप की वन ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज से। तो हम कंडीशन ऑफ रेजोनेंस लिख देंगे, क्या होना चाहिए, V/V - U मल्टीप्लाइड बाई Fs, दिस शुड बी इक्वल टू 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई f0, ये ऐसा आ जाएगा, है ना। अब देखो एक एक करके ऑप्शंस को आप चेक कर सकते हो। जैसे दिया हुआ है, अगर u 0.5v के बराबर हुआ, u 0.5v के बराबर अगर हुआ बच्चों, तो क्या हो जाएगा,
v माइनस 0.5v, इट बिकम 0.5v, तो ये 2fs आ जाएगा यहां पे, है ना। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ fs, है ना। और ये मैच करना चाहिए किससे, इसकी वन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से। तो यहां से आप लेकर के इसको चल सकते हो कितना, और बोल रहे हैं कि fs कितना होना चाहिए, 3f0/2 के बराबर हो जाना चाहिए क्या। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 2n+1 इंटू f0। तो n की वैल्यू अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करें तो fs बराबर आ जाएगा f0/2 के। n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो तो fs की वैल्यू बराबर आ जाएगी किसके, 3f0/2 के, है ना। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है। क्या ऑप्शन नंबर बी कभी सही हो पाएगा, देखो हमने देखा था n को 0 रखेंगे तो f0/2 आता है, n को 1 रखेंगे तो 3f0/2 आ रहा है सीधा, मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं हो पाता है। अगर अगले ऑप्शन की बात करें, जैसे हम रखें कितना, u को 0.8v अगर आप रखते हो, u को 0.8v रखोगे तो v माइनस 0.8v हो जाएगा 0.2v, v अपॉन 0.2v हम करते हैं तो ये आ जाएगा 5fs, है ना। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 5fs बराबर हो जाना चाहिए किसके, 2n+1 f0 के। तो fs की हमारे पास क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, 2n+1 f0/5, है ना। n को 0 1 2 3 हम सब्स्टिट्यूट करते चलें तो 0 पुट करेंगे तो f0/5, 1 पुट करेंगे तो 3f0/5, 2 पुट करेंगे तो f0 आ जाएगा, है ना। f0/5, 2f0/5, f0 ये आएगा। तो 3f0/2 इसमें नहीं आएगा, इसमें ये वाला मैच करेगा। तो ए और डी इसके सही आंसर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 14, न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव डिके से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहे हैं, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है U और वो डिके हो रहा है डॉटर न्यूक्लियाई P एंड Q में, और इनके मासेस के बीच में ये रेशियो हमें दिया हुआ है। तो देखो मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो इस रिएक्शन का मास डिफेक्ट हमें मिल जाएगा। तो ये जो डेल्टा यहां पर लिखा हुआ है, डेल्टा इज नथिंग बट द मास डिफेक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, है ना। तो इस रिएक्शन में जो टोटल एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी रिलीज होगी, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, और वो एनर्जी जो है वो P और Q जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं उनकी एनर्जीज में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ P प्लस एनर्जी ऑफ Q इज इक्वल टू डेल्टा इंटू सी स्क्वायर, है ना। तो इस हिसाब से क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होना चाहिए। हमें एक बात और दी गई थी कि ये जो U रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है ये इनिशियली रेस्ट पे था और ये डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेशन जो है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं मास ऑफ P इंटू वेलोसिटी ऑफ P शुड बी इक्वल टू मास ऑफ Q इंटू वेलोसिटी ऑफ Q। तो जो इनकी वेलोसिटीज का रेशो है वो मास के इनवर्स रेशो में आ जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज ऑल्सो करेक्ट। मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का अगर हम लिखना है, देखो ये वैल्यू को आप P मान लीजिए, लेट दिस बी इक्वल टू P, दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, और मोमेंटम के टर्म्स में हम दोनों की एनर्जी लिख देते हैं। तो P²/2 मास ऑफ P प्लस P²/2 मास ऑफ Q, ये किसके बराबर होगा, एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन, जो कि कितना है, डेल्टा सी स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से अपने पास क्या है, कैलकुलेशन जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, P² इज इक्वल टू 2 डेल्टा सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई MP/MQ डिवाइडेड बाई MP प्लस MQ, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है। P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2 डेल्टा
इसको म्यू नाम दे दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाई सी, वेयर म्यू इज एमपी एम क्यू अपॉन एमपी प्लस एम क्यू, जिसको हम रिड्यूस मास भी बोल देते हैं, है ना। टोटल एनर्जी रिलीज्ड की वैल्यू अगर ई है तो पी की एनर्जी क्या होगी। अब देखिए एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या है, क्योंकि इनका मोमेंटम सेम है तो इस वजह से जो एनर्जी इनके पास आएगी वो किस रेशो में आएगी, अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ पी इंटू एनर्जी ऑफ पी बराबर होता है किसके, अंडर रूट 2 मास ऑफ क्यू मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ क्यू। तो एनर्जी ऑफ पी और एनर्जी ऑफ क्यू का जो रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, मास ऑफ क्यू अपॉन मास ऑफ पी के रेशो में आ जाएगा, है ना। इनवर्स रेशो ऑफ मासेस में एनर्जी डिवाइड हो जाएगी, तो एनर्जी ऑफ पी कितनी आ जाएगी, एनर्जी ऑफ पी अगर हमें लिखनी है तो वो आ जाएगा मास ऑफ क्यू अपॉन मास ऑफ पी प्लस मास ऑफ क्यू मल्टीप्लाइड बाय टोटल एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। तो ये सही ऑप्शंस क्या क्या हैं, ए बी सी। डी में क्या है, एनर्जी ऑफ पी मास ऑफ पी है, तो ये गलत ऑप्शन है, ए बी सी आंसर इसका होगा।